अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 11 का हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन। इस चैप्टर के अंदर दो बड़े टॉपिक्स हैं जिन्हें डिस्कस किया गया है। एक का नाम था फोटोसिंथेसिस, जो हम कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं, लाइट रिएक्शन भी, डार्क रिएक्शन भी और ऑल्टरनेट मैकेनिज्म भी। अब हमने बात करनी है अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा, ये दोनों प्रोसेस जो हैं तकरीबन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है वो फूड बनती है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसके अंदर बेसिकली ग्लूकोज का मॉलिक्यूल या फूड पार्टिकल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और उनसे एनर्जी निकाली जाती है। तो रेस्पिरेशन की जो डेफिनेशन है वो यही है, दैट इज़ ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि गैस एक्सचेंज जो है यानी ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना वो रेस्पिरेशन कहलाता है। उसे कह लेते हैं हम रेस्पिरेशन, बट एक्चुअली रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन मोर स्पेसिफिकली जो हम कहते हैं, सेल के अंदर होने वाला ये वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, चाहे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ें चाहे ऑक्सीजन की एब्सेंस में तोड़ें, बट इसे तोड़ा जाता है टू प्रोड्यूस एनर्जी। ये डाइजेशन से डिफरेंट है, क्योंकि डाइजेशन जो है अगर सेल के अंदर हो तब भी या सेल के बाहर हो तब भी, उसमें किया ये जाता है कि बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है। जब छोटे पार्टिकल्स को तोड़कर उनसे एनर्जी निकाली जाती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, या मोर प्रिसाइसली इसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखें, ये एक टाइप है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर भी ये काम किया जा सकता है। तो ग्लूकोज को डिसमेंटल किया जाता है, उसके बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है, उससे एनर्जी रिलीज होती है स्मॉल अमाउंट्स के अंदर। अच्छा, अब इसमें से कुछ एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं हम एक अदद मॉलिक्यूल के अंदर, जिसे हम नाम देते हैं एटीपी। इस चैप्टर के स्टार्ट के अंदर मैंने पूरा थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था उसका, और बाकी एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है एज हीट। इसका मतलब ये है कि आप जितना ग्लूकोज तोड़ते हैं, आप ग्लूकोज को तोड़कर जितनी एनर्जी रिलीज़ करवाते हैं, वो सारी की सारी एनर्जी आप स्टोर नहीं कर पाते, बल्कि उसका कुछ हिस्सा जो है वो लॉस हो जाता है एज हीट, और आपकी बॉडी की हीट मेंटेन करने में, टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प देता है। तो ये जो एरोबिक ब्रेकडाउन है, एरोबिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है। तो एक टाइप होती है रेस्पिरेशन की जिसे हम एरोबिक कहते हैं, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगा, और एक होती है जिसे हम एनारोबिक कहते हैं। यहाँ पर बात हो रही है एरोबिक की, क्योंकि हमने बात की थी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की। तो ये जो एरोबिक ब्रेकडाउन है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का, जिसके साथ सिंथेसिस हो रहा है एटीपी का, ऑब्वियसली डेफिनेशन क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी, और वो एनर्जी स्टोर की जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। देखिए, याद रखें, जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसके नतीजे में ग्लूकोज कम्प्लीटली टूट जाता है, और जब ग्लूकोज कम्प्लीटली टूट जाता है तो ये दो चीज़ें बनती हैं वेस्ट के तौर पर या बाय प्रोडक्ट के तौर पर, जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये इक्वेशन है यहाँ पे, ये ग्लूकोज है, ये वाटर के 6 मॉलिक्यूल है और ये ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स हैं। ये रिएक्टेंट के तौर पर हैं, और जब ये रिएक्ट करते हैं तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 वाटर बनते हैं, और साथ में एनर्जी रिलीज़ होती है। अच्छा, अब दोनों तरफ वाटर मौजूद है, तो इसे अगर आप काट दें, ठीक है, तो 6 मॉलिक्यूल यहाँ से कट गए, 6 मॉलिक्यूल यहाँ से, तो ये आपकी इक्वेशन बनती है फाइनल कि ग्लूकोज है, उसके साथ ऑक्सीजन ऐड की तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी और वाटर, और साथ में एनर्जी रिलीज़ हुई एटीपी प्लस हीट की फॉर्म के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हम जब गैस एक्सचेंज करते हैं तो उसके थ्रू, प्लांट्स भी और हम भी जब गैस एक्सचेंज करते हैं तो उसके थ्रू बॉडी से निकाल देते हैं। प्लांट्स तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज़ कर लेते हैं डे टाइम के अंदर फोटोसिंथेसिस में। वाटर जो है ये हमारी बॉडी के अंदर रह जाता है, कुछ वाटर एक्सपायरेशन के साथ लॉस हो जाता है, कुछ वाटर यूरिन की फॉर्म में, कुछ वाटर स्वेट की फॉर्म में, बाकी वाटर बॉडी के अंदर रह जाता है। अच्छा, एटीपी जो है इसको हमने एनर्जी प्रोवाइड कर दी। अब हमें किसी काम के लिए अगर एनर्जी चाहिए होती है तो हम एटीपी को तोड़ते हैं, ठीक है। एटीपी बेसिकली एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं। तो एक एंजाइम है जिसका नाम है एटीपीएज, एज लगा हुआ होता है, इसका मतलब एंजाइम होता है। एटीपीएज का मतलब एटीपी तोड़ने वाला, या आके इस तीसरे वाले फॉस्फेट को अलग कर देता है। जाहिर सी बात है, जब बॉन्ड टूटता है तो उसमें से एनर्जी निकलती है, दिस इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी जो है वो हमारे मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते हैं कोई भी काम करने के लिए। कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है हमारे पास? तो दैट इज़ एक एटीपी का मॉलिक्यूल जब टूटता है तो उससे बनता है एक एडीपी, यानी 2 फॉस्फेट अलग हो गए, दिस इज़ कॉल्ड एडीपी। और चूंकि अब ये फॉस्फेट किसी मॉलिक्यूल के साथ नहीं है तो हम इसके नीचे आई लगाते हैं। आई का मतलब है इनऑर्गेनिक, तो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज़ होता है, 2 चीज़ें रिलीज़ हो गई, और जो बॉन्ड टूटा है उससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो है 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। अच्छा, एक एनर्जी आपको यहाँ पर भी नज़र आ रही है, दैट इज़ 673 किलो कैलोरीज पर मोल। तो ये वो एनर्जी है जो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के पूरा टूटने से जो रिलीज़ होती है, ये वो एनर्जी है। एक एडीपी को रिचार्ज करने के लिए, एडीपी को रिचार्ज करके एटीपी बनाने के लिए जितनी एनर्जी आपको डालनी पड़ेगी वो है 7.3 किलो कैलोरीज, ठीक है।
अच्छा, अब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब टूट रहा है तो आपको मिल रही है 673। अगर मैं इस 673 को डिवाइड करूँ 7.3 से, तो ये तकरीबन आता है 92 के करीब आंसर। इसका मतलब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तोड़कर जितनी एनर्जी निकलती है, अगर उससे मैं रिचार्ज करना शुरू करूं एडीपी को और एटीपी बनाना शुरू करूं, तो मैं 92 एटीपीज बना सकता हूं। लेकिन एक्चुअली हमने डिस्कस किया था ऊपर कि सारी की सारी एनर्जी हम यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। तो आप बुक के अंदर देखेंगे कि हम तकरीबन 38 एटीपी बना पाते हैं, यानी 38 एडीपी जो है ना, उन्हें हम रिचार्ज करके एटीपी में कन्वर्ट कर पाते हैं जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है। तो बाकी एनर्जी जो है 38 एटीपी बनाने के लिए अराउंड 270 किलो कैलोरीज़ के करीब एनर्जी चाहिए होगी, यानी बाकी एनर्जी जितनी भी है 270 से ऊपर वो सारी की सारी लॉस हो जाती है एज हीट। तो ये एक एडिशनल पॉइंट था जो मैंने यूँ ही बता दिया आपको। अच्छा भाई, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये अभी आपको समझ तो नहीं आएगा बट मैं थोड़ा सा बता दूँ। पहली बात तो फॉस्फोराइलेशन कहते किसे हैं? फॉस्फोराइलेशन कहते हैं फॉस्फेट ग्रुप जब भी किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर ऐड हो जाए तो हम उसे कहते हैं फॉस्फोराइलेशन हो रही है, ठीक है। यानी फॉस्फेट का ऐड होना जो है वो फॉस्फोराइलेशन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो फॉस्फेट जो है वो ऐड हो रहा था किसमें? एडीपी में। एडीपी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन और उनके दरमियान कोवैलेंट बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर भी हो रही थी फॉस्फोराइलेशन। अब इसके अंदर फॉस्फोराइलेशन जो है ना, इस चैप्टर में आप डिफरेंट टाइप की पढ़ेंगे। एक आप पढ़कर आए फोटोसिंथेसिस के अंदर, जिसे हम कहते थे फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब यह है कि फॉस्फेट जब ऐड हो रहा था तो उसके लिए जो एनर्जी आ रही थी वो कहाँ से आ रही थी? वो फोटो से आ रही थी, यानी लाइट से आ रही थी, सनलाइट से आ रही थी। यहाँ पर जो आप फॉस्फोराइलेशन पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब यह है कि जब फॉस्फेट ऐड होगा, और यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं किसके अंदर ऐड होने की? एडीपी के अंदर ऐड होने की, जिससे एटीपी बनेगा। तो ये जो फॉस्फेट ऐड हो रहा है एडीपी के अंदर और इसके नतीजे में एटीपी बन रहा है, जाहिर सी बात है यहाँ पर इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा। जब बॉन्ड बनेगा तो आपको उसके अंदर एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ती है, यानी ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो इसके अंदर जो एनर्जी डालनी है वो एनर्जी आएगी कहाँ से? वो आएगी ऑक्सीडेशन से। अब ये ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? तो केमिस्ट्री के अंदर आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो प्रोसेस होते हैं इनकी 3 डेफिनेशंस होती हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन कहते हैं अगर आप ऐड करवा दें ऑक्सीजन को, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ऐड करवा दें ऑक्सीजन को। रिडक्शन कहते हैं अगर आप किसी मॉलिक्यूल में से रिमूव करवा दें ऑक्सीजन को। दूसरा ऑक्सीडेशन कहते हैं अगर आप रिमूव करवा दें हाइड्रोजन को, किसी मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन रिमूव हो तब भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, और अगर हाइड्रोजन ऐड हो तो ये रिडक्शन कहलाता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन की बेस पे होती है। अगर किसी चीज़ में से लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन, और अगर गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का तो हम कहते हैं रिडक्शन, ठीक है। तो कोई भी 2 मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये ए है और ये बी है, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ए में से जो है वो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तो ए के अंदर क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन, और बी के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो रहा है, तो बी के अंदर क्या हो रही है? रिडक्शन। तो यूजुअली हमें ऐसा देखने को मिलता है कि किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ हो रही होती है, ऐसे रिएक्शंस कहलाते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको जो वर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है रिडॉक्स रिएक्शन, ये बेसिकली ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो। अच्छा, अब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन की जाती है, ये जो एनर्जी आपको मिलती है ये ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से मिलती है। कैसे ऑक्सीडाइज होता है ग्लूकोज? इस पूरे प्रोसेस के अंदर हम देखेंगे कि ग्लूकोज में से इलेक्ट्रॉन्स भी निकाले जाते हैं, इसे भी ऑक्सीडेशन कहते हैं हम, और हाइड्रोजन भी निकाले जाते हैं, इसे भी ऑक्सीडेशन कहते हैं हम। अच्छा, इसके अलावा आप देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है वाटर से हमें जो ऑक्सीजन मिलती है, इस ऑक्सीजन के अंदर ऐड किए, सॉरी वाटर से नहीं, जो गैस एक्सचेंज के ज़रिए ऑक्सीजन आती है, इस ऑक्सीजन के अंदर ऐड किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर क्या हो रही है? इसके अंदर रिडक्शन हो रही है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन के नतीजे में जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो दी जाती है इस एडीपी को और फॉस्फेट को, और इस एनर्जी के मिलने से ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं और इससे एटीपी बनता है। ये वाला प्रोसेस के जिसके अंदर एटीपी फॉर्मेशन हो रही है और एनर्जी कहाँ से आ रही है? ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से आ रही है, ये प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एक और टाइप की फॉस्फोराइलेशन है, वो आगे जब हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे तब मैं समझाऊंगा। तो ये 2 तरह की फॉस्फोराइलेशन होंगे जो कि अब तक आपने याद रखनी है। अब आ जाते हैं रेस्पिरेशन की टाइप्स के ऊपर। मैंने पहले भी बताया था कि अगर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये कहलाती है एरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसे ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं एरोब्स। इसके अंदर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करती है। जाहिर सी बात है, आपने कभी सोचा है कि जो गैस एक्सचेंज होता है, हम हमेशा कहते हैं कि ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है,
तो सवाल ये है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत कहाँ होती है, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत यहाँ पर होती है। जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। वैसे तो आप ऑक्सीजन के बगैर भी तोड़ सकते हैं ग्लूकोज, यानी आप एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो एक इनएफिशिएंट प्रोसेस है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी उससे एनर्जी बहुत कम प्रोड्यूस होती है और आप इतने हट्टे कट्टे, आपकी डिमांड एनर्जी की बहुत ज़्यादा है, तो आप एनारोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा वक्त तक कर नहीं सकते। तो दैट इज़ वाई यू नीड ऑक्सीजन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। और मैंने बताया था जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो ग्लूकोज कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, क्योंकि ग्लूकोज पूरा का पूरा टूट जाता है। जब ग्लूकोज पूरा का पूरा टूट जाता है तो जो बाय प्रोडक्ट मिलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वाटर है, जिसको ठिकाने लगाना या जिसको बॉडी से बाहर निकालना हमारे लिए कोई इशू नहीं है। सेकेंड टाइप की रेस्पिरेशन जो होती है वो कहलाती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, यानी ये शुगर को तोड़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दे आर कॉल्ड एनारोब्स। कौन है इसके अंदर भाई? यीस्ट आ जाते हैं जो कि यूनिसेलुलर फंजाई हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, इसके अलावा कुछ स्पीशी हैं एनालिड की। एनालिड चैप्टर नंबर 10 के अंदर आप पढ़ेंगे, राउंड वर्म्स जो होते हैं उन्हें कहा जाता है एनालिडा। तो उसके अंदर कुछ ऐसे होते हैं जो मड के अंदर रहते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। तो चूँकि एनालिडा के जो मेंबर्स हैं वो बहुत छोटे हैं, साइज़ में भी कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं है, और उनकी एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा फास्ट थोड़ी है। हमारे एक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, हमारी जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन उनके जो प्रोसेस है उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो है, सो दे कैन लिव ऑन एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये है। इसके अलावा गट पैरासाइट हैं, इंटेस्टाइन के अंदर जो पैरासाइट पाए जाते हैं वहाँ पर चूँकि ऑक्सीजन नहीं होती तो वो भी एनारोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं। गट पैरासाइट की एग्जाम्पल दी हुई है टेपवर्म जो कि प्लेटी हेलमिन्स के अंदर आता है, अगेन चैप्टर नंबर 10 में। देन प्लांट की रूट्स हैं, ऐसे प्लांट जो कि वाटर लॉक्ड एरिया के अंदर है, यानी पानी बहुत ज़्यादा और उस पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, या दलदली ज़मीन के अंदर है वहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, तो ये तमाम जो है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। इवन हमारे टिश्यूज़ जो हैं जब कभी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है तो कुछ वक्त तक वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब दो टाइप्स होती हैं एनारोब्स की, ये पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ बैक्टीरिया में। एक होता है ऑब्लिगेट जो टोटली डिपेंडेंट होता है ऑक्सीजन, जो टोटली डिपेंडेंट होता है एनारोबिक कंडीशन के ऊपर, यानी ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव करता है और ऑक्सीजन की मौजूदगी में मर जाए, तो वो ऑब्लिगेट एनारोब होता है। फैकल्टेटिव एनारोब वो होते हैं कि जो विदाउट ऑक्सीजन जो है वो सर्वाइव करते हैं, बट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई इन्हें मसला नहीं होता, इनकी डेथ नहीं होती। नाउ हमारे पास की जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, मैंने बताया कि इन टर्म्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन ये लेस एफिशिएंट प्रोसेस है, लेकिन इसके नतीजे में हमें कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कमर्शियली बड़े इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल इथाइल अल्कोहल है, या लैक्टिक एसिड है, इथाइल अल्कोहल है, तो ये प्रोडक्ट होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के। इसके बाद आगे हम बात करेंगे जब हम फर्मेंटेशन को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, इसकी दो टाइप्स होती हैं। प्लांट्स के अंदर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है वो जब ग्लूकोज को तोड़ते हैं विदाउट ऑक्सीजन तो वो प्रोड्यूस करते हैं इथाइल अल्कोहल, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड। इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ये टाइप कहलाती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है, ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहलाती है जिसमें इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो। और अगर ग्लूकोज को तोड़ें एनिमल इन द विदाउट ऑक्सीजन तो ये प्रोड्यूस करते हैं लैक्टिक एसिड। हम भी अगर ग्लूकोज को विदाउट ऑक्सीजन तोड़े तो हम प्रोड्यूस करेंगे लैक्टिक एसिड, तो ये कहलाती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब ये फर्मेंटेशन कहाँ से आ गया भाई? तो फर्मेंटेशन बेसिकली दूसरी टर्म है किसके लिए? एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए, कोई अलग से चीज़ नहीं है। फर्मेंटेशन बस इसलिए कह देते हैं क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो बबल के तौर पर हमें नज़र आती है, तो वो जो बबलिंग वाला प्रोसेस होता है, जेंटल हीटिंग वाला प्रोसेस है, वो कहलाता है फर्मेंटेशन, है वही एनारोबिक रेस्पिरेशन है। तो अगेन एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन एक ही बात है। यूजुअली इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर हम जो यूज़ करते हैं टर्म वो फर्मेंटेशन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो तरह की है, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड, डिपेंडिंग ऑन के जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या है। नाउ व्हाट इज़ द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन? अब मैंने आपको बताया कि फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है एनर्जी की प्रोडक्शन के हवाले से तो बड़े इनएफिशिएंट प्रोसेस हैं। इनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो बहुत लो है, तो सिर्फ वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर कि जिनकी मेटाबॉलिक डिमांड जो है या जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो है, जिनकी एनर्जी की डिमांड्स बहुत लो हैं। लेकिन इससे हमें कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे कि इथाइल अल्कोहल है, लैक्टिक एसिड है, प्रोपायोनिक एसिड है और ब्यूटेनॉल है।
ये डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो ब्रूइंग इंडस्ट्री है या जो हमारी डेयरी इंडस्ट्री है वो जो है रिलाई करती है फर्मेंटेशन के ऊपर। ब्रूइंग इंडस्ट्री बनाती है वाइन्स और बियर्स, उसके लिए फर्मेंटेशन को इस्तेमाल किया जाता है प्रोसेस को। वाइन्स जो हैं ये फ्रूट से बनाई जाती हैं, पर्टिकुलरली ग्रेप्स से। तो ग्रेप्स के ऊपर इन ऑर्गेनिज्म को छोड़ दिया जाता है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और उसके नतीजे में ये उसे कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं इथाइल अल्कोहल के अंदर। बियर्स जो हैं ये प्रोड्यूस की जाती हैं फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल से, सच एस बार्ले। बार्ली कहते हैं जौ को, माल्ट किसे कहते हैं, देखें जौ को ये सोक करते हैं पानी के अंदर। अब आपको पता है जब जौ जो है वो बेसिकली सीड के तौर पर बिहेव करेगा, जब उसे पानी के अंदर सोक करेंगे डालेंगे तो वो जर्मिनेट करना शुरू करेगा, उसमें से पौधा निकलना शुरू करेगा। जैसे ही पौधा निकलना शुरू करता है ये उसे क्या करते हैं, ये उसे रोक देते हैं। क्यों रोक देते हैं, उसका रीज़न ये है जब सीड जर्मिनेट करता है ना तो उसके एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं। जब वो एंजाइम एक्टिवेट होंगे तो आपको पता है सीड के अंदर जो फूड स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होती है। अब स्टार्च एक बड़ा कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं। तो एंजाइम जो है जब प्रोड्यूस होते हैं तो वो क्या करते हैं, इस स्टार्च को कन्वर्ट कर देते हैं माल्टोज के अंदर। माल्टोज बेसिकली एक डाइसैक्राइड है, यानी इसके अंदर 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं सिर्फ, ठीक है, जबकि स्टार्च के अंदर हज़ारों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ज्वाइंट होते हैं। अच्छा, इस माल्टोज के ऊपर जो है ये यीस्ट को छोड़ दें अगर, तो यीस्ट के पास होता है माल्टेज, और ये माल्टेज जो है इसे कन्वर्ट करवाता है ग्लूकोज के अंदर, और फिर इसी यीस्ट के पास होता है जाइमेस। जाइमेस जो है इस ग्लूकोज को कन्वर्ट करवाता है इथाइल अल्कोहल के अंदर। तो ये जो जर्मिनेटेड बार्ले है, यानी बार्ले को जब आपने वाटर के अंदर डाला उसके बाद उसे ड्राई कर देते हैं ताकि वो प्रोसेस वहीं रुक जाए। ऐसा नहीं है कि उससे पौधा निकलने देते हैं, बस उसे जर्मिनेट करवाते हैं और थोड़ी देर में रोक देते हैं ताकि एंजाइम्स जो है वो बस एक्टिवेट हो जाएं। तो ये जो जर्मिनेटेड बार्ले है इसे माल्ट कहते हैं। तो माल्ट की फर्मेंटेशन की जाती है और इससे जो है वो इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस किया जाता है। यीस्ट सेल्स जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं ताकि डो को रेस किया जाए। बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर बेक करने से पहले डो को रेस किया जाता है। इसके अलावा चीज़ बनाने में, योगर्ट बनाने में, दूसरे डेयरी प्रोडक्ट बनाने में यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, या डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन करवाई जाती है। लैक्टिक एसिड जो कि स्लाइटली सावर होता है, डिफरेंट चीज़ों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। योगर्ट को और चीज़ को फ्लेवर देने के अंदर काम आता है। इसके अलावा जो पिकल्स होते हैं, जो अचार होते हैं, उसके अंदर जो फ्लेवर होता है वो ड्यू टू लैक्टिक एसिड और एसिडिक एसिड आता है, ये भी प्रोड्यूस करवाए जाते हैं फर्मेंटेशन से। सो फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये एनर्जी प्रोडक्शन की टर्म्स में तो बहुत लेस एफिशिएंट प्रोसेस है, लेकिन जो डिफरेंट कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं उनके हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ना अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कम एनर्जी क्यों प्रोड्यूस होती है, क्योंकि ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है। देखिए, अगर ग्लूकोज कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो रहा था तो मैंने आपको बताया था क्या प्रोड्यूस हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो सारी की सारी जो बॉन्ड थे वो ब्रेक हो गए, बस ये बचा कुचा रह गया, ठीक है। जबकि ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है एनारोबिकली तो बनता है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल इज दिस C2H5OH। तो अभी भी आपको नज़र आ रहा है कि कुछ बॉन्ड्स जो है उनके अंदर एनर्जी बाकी है। दैट इज़ वाई इसमें से एनर्जी पूरी की पूरी रिलीज़ नहीं हुई, क्योंकि ग्लूकोज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हुआ, एंड दैट इज़ वाई एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी जो है वो लेस प्रोड्यूस होती है। तो ये हो गया ओवरव्यू अबाउट एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्लाइकोलाइसिस इन द नेक्स्ट लेक्चर।